प्रथम ग्रुप अप्रकाशित ग्रहों का है, जिसमें मंगल का धूम, चंद्र का परिध या प्रवेश कह लो, शुक्र का कोदंड या इंद्रचाप, राहु का पात या व्यतिपात, केतु का ध्वज या उपकेतु है। जो दूसरा ग्रुप है वो उपग्रहों का है। उनमें सूर्य का काल, मंगल का मृत्यु, बृहस्पति का जमघंटक, बुध का अर्धप्रहर, शनि का गुलिक और मादी है। साथियों, कल हमने सूर्य के देशांतर से 5 अप्रकाशित ग्रह के गणित के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इन्हें फलित करना सीखने वाले हैं। अप्रकाशित ग्रह के प्रभाव उन राशियों के स्वामियों की दशा के दौरान प्रकट होते हैं जिन राशियों में ये अप्रकाशित ग्रह स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये अप्रकाशित ग्रह जिन ग्रहों के सबसे निकट होते हैं उनकी दशा के दौरान भी इनके प्रभाव प्रकट हो सकते हैं। विशेष तौर पर दशांश वर्ग या त्रिशांश वर्गों में जब ये समान वर्गों में आ जाएंगे या उनके निकट अंशों में होने पर इन अप्रकाशित ग्रहों का प्रभाव देखने में मिलता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अप्रकाशित ग्रहों के फल कथन पर चर्चा करने वाले हैं। इन ग्रहों का फलित करने से पूर्व एक बात और ध्यान में रखने की है कि सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि ये प्रकाशमान ग्रह हैं और प्रकाशमान ग्रहों का प्रकाश जातक के जीवन में परोपकार को इंगित करता है, जबकि अप्रकाश ग्रह अत्यंत बुरे कर्मों के अंधेरे पक्ष को इंगित करते हैं। अर्थात इनकी तुलना पाप से की जा सकती है, किंतु कभी कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तपस्या या राजयोग की तरफ भी ये अप्रकाश ग्रह ले जा सकते हैं। किंतु ऐसा केवल 1% ही संभावना होगी, बाकी 99% ये अप्रकाश ग्रह केवल दोषपूर्ण कर्मों को ही इंगित करते हैं जिन्हें पाप माना जा सकता है। ये अप्रकाश ग्रह यहाँ भी स्थित होते हैं, वे उस भाव या ग्रह के महत्व को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अप्रकाश ग्रह केवल तभी प्रभावी होंगे जब वे कुछ ग्रहों के साथ युति करेंगे। जब वे केवल एक भाव में खाली स्थित हैं लेकिन किसी ग्रह के साथ उनकी युति नहीं है, तब फिर वो कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकते। वे तब तक कोई दोष उत्पन्न नहीं करते हैं जब तक कि वो घर पाप ग्रहों की दृष्टि से गंभीर रूप से पीड़ित ना हो। जब वे उस भाव के कारक के साथ किसी भाव में होते हैं तब उस भाव को ये अप्रकाशित ग्रह बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी ओर जब वे किसी भाव में होते हैं लेकिन वह भाव उस भाव के स्वामी की दृष्टि से अच्छी तरह से मजबूत होता है, उस स्थिति में वे किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करते। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि खाली कुंडली में किसी भाव में ये अप्रकाशित ग्रह हैं तो हमें खाली यही देखकर डर नहीं जाना है। ज्यादा परेशानी तब होगी जब उनके साथ कोई ग्रह भी हो और उस भाव का जो राशि स्वामी है वह भी किसी कारण से कमजोर हो। कुछ विशेष नियम भी हैं, जैसे जन्म लगन, सूर्य लगन या फिर चंद्र लगन में यदि इन प्रथम 3 धूम, व्यतिपात, परिवेश और छाया अप्रकाशित ग्रहों का संबंध हो जाए तो ये जातक के भाग्य, बुद्धि, आयु, वंश का नाश करते हैं। यदि ये कर्म क्षेत्र अर्थात 10वें स्थान में हो तो जातक समय पर कोई कार्य नहीं कर पाता, और यदि दूसरे समूह का पहले समूह में अप्रकाशित ग्रह है, दूसरे समूह में उपग्रह है, तो दूसरे समूह का तीनों लग्नों में से किसी लग्न के साथ संबंध हो जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का नाश करते हैं तथा गंभीर बीमारियां देते हैं, असाध्य रोग देते हैं। जिस भाव में ये छाया ग्रह स्थित होते हैं, जब उस भाव स्वामी की दशा अंतर दशा आती है तब इनका शुभ या अशुभ प्रभाव मिलता है। फल की मात्रा इनकी कुंडली में स्थिति पर निर्भर करेगी। जिस भाव में छाया ग्रह स्थित होते हैं उस भाव के राशि स्वामी अर्थात उसके डिस्पोजिटर की अपनी स्थिति कुंडली में कैसी है, इस पर भी शुभता अशुभता निर्भर करेगी। जहाँ जिन ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध होता है उनके आधार पर भी उनके फल कथन में थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है और फल प्रभावित होते हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल पर
पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो ज्योतिष सीखने की राह में एक मील पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि ये फलित करने में आपको अलग से स्किल देगी। कृपया आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी करें, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। गणना के हिसाब से हमारा प्रथम अप्रकाशित ग्रह है धूम। तो आज हम धूम की चर्चा करेंगे बारी बारी से। एक एक ग्रह की मैं आपको 12 ही भागों में, इन पांचों अप्रकाशित ग्रहों को 12 ही भागों में क्या फल होगा ये विस्तार से समझाने वाली हूँ। आज अभी हम धूम पर चर्चा करेंगे। धूम धुंध है, धूप है, धूम्र धुएं का बादल है और संत है। ये एक धूमकेतु है। इसका प्रभाव अग्नि है, विस्फोट है देह के अंदर, अर्थात शरीर में जलन, गर्मी, मन में घबराहट होना या मन में बेचैनी आदि बताता है। लगन लगने पर यदि धूम का प्रभाव है तो उपयुक्त फल की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके गुण धर्म मंगल की तरह होते हैं। जिस भाव में, जिस राशि में जिस भी ग्रह के साथ इनकी युति होगी उससे संबंधित अंग में गर्मी या जलन देता है। धूम के धुएं में मृत्यु छुपी हुई है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में धूम हो तो व्यक्ति वीर, पराक्रमी, सुंदर आंखों से संपन्न होता है। उसका स्वभाव गंभीर होता है किंतु स्तब्ध स्वभाव वाला होता है। अचानक से हैरान परेशान हो, किंतु उसके स्वभाव में गर्मी भी रहती है, ये नहीं भूलना। क्योंकि ये ग्रह गर्म ग्रह है तो व्यक्ति को दुष्ट, अत्यंत चिड़चिड़ा, निर्दयी बना देता है। और यदि ये ग्रह जलीय राशि कौन कौन सी है? चौथी, 8वीं और 12वीं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में हो तो व्यक्ति की जल समाधि लेने की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि धूम दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति बीमार रहता है, धनवान होता है। दूसरे भाव में इस राशि द्वारा दर्शाए गए अंग से परेशानी हो सकती है। या तो उस अंग से परेशानी होगी जहाँ वह व्यक्ति अंगहीन हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर पुरुष तत्व की वीर्य की कमी हो सकती है। उसकी वाणी में परेशानी हो सकती है, राजसी स्तर पर अपमानित होना पड़ सकता है। अब यही धूम यदि तीसरे भाव में है तो व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, साहसी भी होगा, प्रसन्नचित रहने वाला होगा, पराक्रमी होगा, उदार होगा, वाक्पटु होगा, मधुर भाषिक होगा, धनी होगा और धार्मिक होगा। तो आपने देखा पहले और दूसरे भाव में तो धूम का फल अच्छा नहीं था, लेकिन तीसरे भाव में धूम का फल अच्छा मिल रहा है। चतुर्थ भाव में देखेंगे अब हम। चतुर्थ भाव में साथी के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर जो दुख, जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे इस जातक को भोगना पड़ेगा, जिसका धूम चतुर्थ भाव में है। वैसे वो शास्त्रों में पारंगत होता है, पुजारी के वंश से संबंधित होता है, जो यज्ञ, हवन इत्यादि करने वाले होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर चौथे भाव में इसके बुरे परिणाम आते हैं। हाँ, वो शास्त्रों में पारंगत अवश्य होता है। यदि धूम पंचम भाव में हो तो व्यक्ति की संतान होती है किंतु सीमित होती है। वो धन से भी रहित होता है, वो समाज में सम्मानित होता है, लेकिन वो कुछ भी खा लेता है, झगड़ालू होता है, मित्रों और मित्रों से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र नहीं होते या फिर ये स्वयं भी किसी का मित्र नहीं हो। छठे भाव में धूमकेतु होने से व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, मजबूत भी होगा, प्रसिद्ध और प्रभावशाली भी होगा, गौरवशाली होगा, रोगों से हमेशा मुक्त रहेगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, लेकिन इसे जानवरों से परेशानी हो सकती है। हालांकि छठे भाव में इसके बाकी सारे फल अच्छे हैं। सप्तम भाव में, जब धूम सप्तम भाव में होगा तो जातक दरिद्र हो सकता है, अत्यंत भावुक होता है, व्यभिचार में लिप्त रहता है। इसी कारण से विवाह के बाद भी उसके संबंध दूसरी जगह पर हो सकते हैं। वो सुस्त भी रहता है, आलस्य बहुत होता है उसमें, उसके जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सी परेशानियां रहती हैं। नीची जाति में वो विवाह कर सकता है। अधिकतर इस भाव में भी बुरे परिणाम हैं। प्रतिभाहीन, गुणहीन होने पर भी दूसरों के सामने पंडित होने का ढोंग अवश्य करता है, लेकिन वो जितना मर्जी ढोंग करे चमकने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि असलियत तो असलियत होती है, वो असल में पंडित नहीं है। जब धूमकेतु 8वें भाव में होगा तो व्यक्ति
उत्साही होगा, परंतु वास्तविक जो उत्साह है, जो साहस है, उसकी कमी होगी। खाली वो जल्दबाजी में, उत्साह में काम शुरू तो कर लेगा, लेकिन अंदर से डरता ही रहेगा। वो सत्यवादी भी होता है, लेकिन अप्रिय होता है। दूसरे लोग उसे पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो कठोर हृदय भी होता है, स्वार्थी भी होता है और बुरी गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसीलिए दंड का अधिकारी बनता है। फिर अधिकतर इस भाव में भी बुरे परिणाम मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति अपने वादे को पूरा करता है। इस भाव में केवल एक ये बात काफी अच्छी है। यदि धूम नवम भाव में हो तो बच्चों और भाग्य से संपन्न होगा, संतान का आनंद पूरा मानेगा, धार्मिक रहेगा, सदैव प्रसन्न रहने वाला, भाग्यशाली होगा, धनवान, सम्मानित, दयालु, अपने मार्गदर्शकों, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता है और वो उनका ख्याल रखने वाला होता है। किंतु परिवार के बुजुर्गों के द्वारा उसका विरोध हमेशा होता है। वो अपनी संस्कृति के प्रति अच्छा व्यवहार रखने वाला होता है। तो नवम भाव में भी ज्यादातर इसके फल शुभ ही मिल रहे हैं। दशम भाव में धूम होने से संतान से आनंद, सुखी होगा, सौभाग्यशाली होगा, संतुष्ट होता है, जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है, बुद्धिमान भी होता है, सत्यवादी होता है। किंतु आग या बिजली से उसे परेशानी अवश्य होती है। उसकी बुद्धि अच्छी होती है और वो अपने वादे भी पूरे करने वाला होता है। इसलिए उसे ऐसा कोई कर्म, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए जिससे में उसका संबंध आग से या बिजली से हो, क्योंकि यहाँ उसको नुकसान होने का डर रहेगा। धूम यदि एकादश भाव में है तो व्यक्ति धनी होगा, सम्मानित होगा, उसके पास सोना होगा, आभूषण होंगे, वो सुंदर कलाओं का जानकार हो सकता है, उसकी संगीत में रुचि हो सकती है, दिखने में भी वो सुंदर होता है, विनम्र होता है और उसके पास बहुत से घर होते हैं, वो कई घरों से संपन्न रहता है। अब इन तीनों ही भावों में हमने देखा कि धूम का अच्छा फल ही है, लेकिन 12वें भाव में धूम होने से व्यक्ति अनैतिक कर्म करता है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, व्यभिचार में उसकी रुचि होती है, दूसरों की पत्नियों में रुचि रखता है, अर्थात विपरीत लिंगी में उसकी रुचि होती है, दुर्व्यसनी होते हैं और निर्दयी भी होते हैं, चालाक होते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशी भूमि में इन्हें समृद्धि मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जानकारी कल की वीडियो में देने वाली हूँ। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।